बेरुखी। विशाल और दिव्या अलवर के बस अड्डे पर बैठे होते हैं और तभी दिव्या कहती है, 11 बजने वाले हैं विशाल। विशाल कसकर दिव्या का हाथ पकड़ लेता है और दोनों का सर घूमने लगता है। वहीं होटल राजमहल में फिर एक बार रात के 11 बज चुके हैं। होटल में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है, जैसे कि सब कुछ मौन हो, सब कुछ खामोश हो। लेकिन सब कुछ खामोश होने के बावजूद भी कुछ ऐसा है जो बेहद अजीब है। और ऐसा यहां हर बार होता है, हर रोज होता है, हर रात होता है। और ऐसा होना लाजमी भी है, क्योंकि यहां होटल राजमहल में हर रोज की खामोशी ठीक तूफान के पहले आने वाली शांति की सूचना की तरह होती है। क्योंकि यहां हर कमरे की अपनी एक कहानी है। यहां मौजूद हर एक कमरा अपने अंदर कई राज दफन किए हुए है। वैसे आमतौर पर एक तूफान एक बार आकर चला भी जाता है, लेकिन होटल राजमहल में ये तूफान हर रोज आता है, हर रात आता है, किसी पुरानी याद की तरह। और फिर सब कुछ एक बुरे सपने की तरह होटल के दीवारों, होटल के हर कमरे और होटल के हर कोने से होते हुए यहां कैद में रह रही आत्माओं समेत इंसानों के अस्तित्व के सहन में समा जाता है। अगले ही पल विशाल और दिव्या होटल राजमहल में दाखिल होते हैं। इससे पहले कि विशाल और दिव्या दोनों कुछ कर पाते, उन्हें अपने सामने अनन्या, वेदिका, अलीशा और विधि की आत्माएं खड़ी दिखाई देती हैं। चारों लड़कियां अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा होती हैं। विशाल उन चारों को गुस्से में घूर कर देख रहा होता है और तभी होटल राजमहल का दरवाजा खुद से खुल जाता है। इस बार हमेशा से बिल्कुल अलग सफेद रंग की रोशनी की जगह घोर अंधकार दिखाई दे रहा होता है। ये चारों आत्माएं उस काले अंधेरे की तरफ जाती हैं और उसमें गुम हो जाती हैं। उनके जाते ही दिव्या विशाल से पूछती है, इन चारों के लिए सफेद रंग की रोशनी क्यों नहीं आई इनको लेने? विशाल जवाब देता है, क्योंकि इन चारों ने गुनाह किया था दिव्या, और ऐसे लोगों को मुक्ति के बाद भी नरक ही मिलता है। उस वक्त हमेशा की तरह रात 11 बजकर कुछ मिनट ऊपर गुजरे होंगे। घड़ी की सुइयां हमेशा की तरह अपनी रफ्तार से बढ़ती चली जा रही हैं। यहां होटल राजमहल में बीतते हर लम्हे के साथ जैसे रात और घनी होती जा रही है। खामोशी घड़ी के हर सेकंड के साथ अपने पैर पसारने लगती है। लेकिन जैसे ही होटल के कॉरिडोर में खामोशी भटकने लगती है, तभी आत्माओं का शोर बढ़ने लग जाता है। वहीं हर रात की तरह विशाल अपने रिसेप्शन डेस्क पर बैठा हुआ है और होटल से जुड़े हुए जरूरी डॉक्यूमेंट्स पर अपनी नजर फेर रहा है। कुछ कम ज्यादा होने पर उन्हें फेर बदल करते हुए कुछ लिखता भी जा रहा है। और वहीं उसके ठीक पास इस वक्त दिव्या भी बैठी हुई है और पेपर्स पर कुछ लिखती जा रही है, जैसे कि यहां हर रात जो कुछ भी हो रहा हो उनके ऊपर बीत रहा है। उन सारी बातों को सिलसिलेवार लिखकर बयां कर रही हो। वहीं होटल के किसी किसी कोने से अजीब से रोने की और चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं, जैसे कि वे चीख चीख कर अपने लिए मदद की गुहार लगा रही हों। हर चीख में एक पुकार है और हर पुकार में मदद की गुहार है। कुछ चीखें इतनी ज्यादा तेज हैं कि दिव्या को लिखते रहने के दौरान बार बार अपने कानों पर उंगलियां रखने की जरूरत पड़ रही है, जैसे कि ये आवाजें उसके कान के पर्दों के अंदर तक समा जा रही हो।
और इन चीखों का तेज होना इस बात की दस्तक भी कर रहा है कि उन आत्माओं की रूहों को पिछले 7 सालों से मुक्ति भी नहीं मिली है। और इसीलिए हर आत्मा जानबूझकर विशाल और दिव्या के कानों तक अपनी दर्द भरी चीख पहुंचाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, ताकि एक बार उनका ध्यान विशाल के कानों तक पड़ जाए तो शायद उनकी भी किस्मत खुल जाए और उनकी रूह को भी अब तक कुछ आत्माओं की तरह यहां से मुक्ति मिल जाए। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ यहां पर किसी के रोने की ही आवाजें आ रही हैं। कुछ कुछ आत्माएं जैसे अपनी बेबसी पर हंस भी रही हैं, जैसे कि वो इतनी ज्यादा उदास हो चुकी हैं अपनी हालत पर कि उन्हें अपनी ही मजबूरियों पर हंसी आ रही हो। और आज होटल राजमहल का माहौल भी कुछ अजीब सा है। बाहर मौसम में हल्की सी नमी है, लेकिन होटल राजमहल के अंदर का माहौल ठंड में ठिठुरती सर्दी की याद दिला रही है, जिस वजह से दिव्या बार बार अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ती ही जा रही है। और वहीं विशाल इस ठंड को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे दिव्या की यह हालत देखी नहीं जाती और आखिर में वो डॉक्यूमेंट्स को डेस्क पर एक ओर रख देता है और अपने ठीक आगे मौजूद दिव्या की ओर बढ़कर अपना जैकेट निकालकर दिव्या के बाहों में डालते हुए कहता है, ये लो, ये जैकेट पहन लो, इससे तुम्हारी ठंड थोड़ी तो कम हो ही जाएगी। दिव्या विशाल की ओर ध्यान से देखती है, क्योंकि वो अब तक समझ चुकी है कि विशाल का नेचर बहुत ही फ्रेंडली है और वो किसी को भी मुसीबत में नहीं देख सकता। विशाल तो ऐसा है कि वो भूतों की भी मदद करने से नहीं हिचकिचाता, तो फिर इंसान तो उसके लिए ज्यादा जरूरी हुए। दिव्या विशाल का जैकेट पहनते हुए कहती है, थैंक यू विशाल, यू आर रियली नाइस। विशाल दिव्या की बात पर हल्के से मुस्कुराता है। अभी विशाल एक डॉक्यूमेंट पर कुछ करेक्शन कर ही रहा होता है कि तभी विशाल और दिव्या दोनों को किसी के लड़ने की आवाज सुनाई देती है। इन आवाजों को सुनकर विशाल के कान कुछ खड़े हो जाते हैं और वो आवाज जहां से आ रही होती है उस और ही बढ़ने के लिए उठने लगता है। दिव्या भी विशाल को रोकते हुए कहती है, विशाल रुको, मैं भी आ रही हूं, शायद यहां से एक नई कहानी शुरू होने वाली हो। अभी विशाल और दिव्या जल्दी जल्दी में आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि बातों और झगड़ों की आवाजें अब तक और ज्यादा तेज होती ही चली जाती हैं। ये होटल राजमहल का अकाउंट ऑफिस है, जहां पर इस वक्त एक नौजवान लड़की खड़ी है, जिसके शर्ट पर उसका नाम लिखा हुआ है मानसी शर्मा। और इस वक्त उसके ठीक सामने एक 60-65 साल की एक बूढ़ी औरत खड़ी है और उन दोनों के बीच आपस में ही बहसबाजी होती जा रही है। बूढ़ी औरत देखने से काफी एलिगेंट और सोफिस्टिकेटेड नजर आ रही है। उसने काफी रसूखदार जैसे दिखने वाले कपड़े पहने हुए हैं, एक रेड कलर की साड़ी, ये एक कॉटन की साड़ी है, और वहीं उनके कंधे पर एक शॉल है और उनके गले में एक मोती की माला लटक रही है। और इस वक्त अपने पहने गए अच्छे कपड़े के बावजूद भी उनके चेहरे के हाव भाव थोड़े बेबस से नजर आ रहे हैं। उनकी आंखों पर एक राउंड फ्रेम का चश्मा है, लेकिन इस चश्मे से उनकी आंखों की बेबसी भी छुप नहीं पा रही है। वहीं जिस लड़की का नाम मानसी है, वो येलो शर्ट और ब्लैक पैंट पहने हुए हैं और उसके शर्ट से लेकर गर्दन पर ग्रे शेड की एक टाई झूल रही है। मानसी दिखने में खूबसूरत है, गोल गोल आंखें, आंखों पर हल्का सा काजल, होठों पर लाल हल्की लिपस्टिक, एक उत्सुकता और एक अलग सी गहराई है उसकी उन एक जोड़ी आंखों में। उसकी खूबसूरती को देखने से
उसकी उम्र यही कोई 24-25 साल के आसपास की लग रही है और इस वक्त वो अपने सामने मौजूद पेपर्स पर कुछ लिख रही है और लगातार उस बूढ़ी औरत से बातें करती जा रही है। लेकिन ये बातें कम और बहस ज्यादा है। वहीं वो बूढ़ी औरत लगातार मानसी को समझाती जा रही है। देखिए मैडम, आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? मैंने आपसे पहले ही कहा कि मेरे पास इस वक्त पूरे पैसे नहीं हैं। मेरे पास जितने भी पैसे हैं वो आप रख लीजिए। मैं बाद में बाकी के पैसे यहां से बाहर जाने के बाद आपको भिजवा दूंगी। उस बूढ़ी औरत की बात पर वो लड़की यानी मानसी कहती है, देखिए मैडम, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा करना हमारे होटल राजमहल के पॉलिसी के अगेंस्ट है। सॉरी, फिलहाल के लिए अभी तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। बूढ़ी औरत मानसी की ओर देखते हुए कहती है, देखो प्लीज बेटा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूं। तुम भी किसी की बेटी हो और मेरे हालत को समझने की कोशिश करो। मैं यहां सिर्फ एक मजबूरी की वजह से हूं और मेरे सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। मैं यहाँ पर अपने बेटे और बहू की वजह से आई थी और अभी मैं यहाँ से किसी भी तरह से भी बाहर नहीं जा पा रही हूँ। यहाँ तक कि मेरे बेटे और बहू भी मुझे यहाँ लेने के लिए नहीं आए हैं और मैं यहाँ अकेले फंसकर रह गई हूँ। प्लीज बेटा, मेरी मदद करो, मुझे जाने दो यहाँ से। मैं वादा करती हूँ कि मैं यहाँ इस होटल से बाहर जाने के बाद बाकी के पूरे पैसे लौटा दूंगी। मानसी उस वक्त उस बूढ़ी औरत के द्वारा दिए गए बेटे और बहू का नंबर डायल कर रही होती है, लेकिन फोन नंबर पर बार बार कई सारे रिंग जाने के बावजूद भी मानसी के कॉल को उठाया नहीं जाता। मानसी अब तक 4 से 5 बार नंबर डायल कर चुकी है, लेकिन नतीजा सिर्फ और सिर्फ एक ही आता है, द नंबर यू हैव डायल्ड इज नॉट आंसरिंग योर कॉल, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। फोन कॉल ना उठाने की वजह से मानसी थोड़ा अपसेट हो जाती है, क्योंकि उसे भी रह रहकर थोड़ा गिल्ट हो रहा है, क्योंकि वह चाहकर भी बूढ़ी औरत की कोई मदद नहीं कर पा रही है। बूढ़ी औरत की ओर देखते हुए मानसी कहती है, आपके इस नंबर को कोई उठा नहीं रहा है। आगे उस बूढ़ी औरत को अपनी तरफ से दिलासा देते हुए मानसी कहती है, मैडम, आप 2 मिनट प्लीज यहां पर बैठिए। मैं अपनी मैडम से पूछकर आती हूं कि हम आपकी मदद के लिए क्या कर सकते हैं। विशाल मानसी की यह बात सुनकर समझ जाता है कि मानसी यहां मल्लिका की बात कर रही है और हो ना हो मल्लिका जरूर इस बूढ़ी औरत की मदद करेगी। दिव्या, मल्लिका ने इस बूढ़ी औरत की मदद की होगी ना? मेरा दिल बोल रहा है उसने जरूर मदद की होगी, क्योंकि उन्होंने हमेशा से मेरी मदद भी की है। वहीं दिव्या का अंदाजा भी कुछ ऐसा ही होता है और वो भी अपनी उम्मीद भरी नजरों से विशाल की बातों से सहमत नजर आने लगती है और वो कहती है, मुझे भी ऐसा ही लगता है विशाल। वहीं उस वक्त मल्लिका सीढ़ियों से उतर रही होती है और वह पूरे होटल राजमहल के राउंड पर निकली होती है, क्योंकि इतने बड़े होटल के मालकिन होने के नाते हर एक काम को अपनी नजरों से हर रोज देखना होता है कि सब चीजें अपनी जगह पर मौजूद है या नहीं, और होटल में मौजूद हर एक स्टाफ अपना काम बारीकी से बखूबी से निभा रहा भी है या नहीं। तभी सीढ़ियों से मल्लिका को उतरता देखकर मानसी उसके पास जाकर कहती है, मैडम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है एक गेस्ट को लेकर। तब तक विशाल और दिव्या भी वहां पहुंच जाते हैं और उन दोनों की बातों को गौर से सुनने लगते हैं। मल्लिका कहती है, हाँ क्या बात है मानसी? वही मानसी आगे कहती है, मैम, वो लेडी जिसे अभी आप यहां देख पा रही हैं, जो वहां अंदर कमरे में बैठी है, उनका नाम विमला रस्तोगी है और वो कह रही हैं कि वे हमारे होटल राजमहल का बिल पूरा पे नहीं कर पाएंगी। वो काफी अच्छे परिवार की ही लग रही हैं, लेकिन शायद उन्हें कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है।
उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं। ये बात सुनते ही मुस्कुराती हुई मल्लिका के चेहरे के हाव भाव अचानक से कुछ बदल जाते हैं और वो मानसी से रूड तरीके से बात करते हुए कहती है, नहीं मानसी, जाकर अभी सीधे सीधे कह दो उनसे, आई कांट हेल्प इट, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, क्योंकि अगर हम ऐसे ही सबकी मदद करते रहें तो फिर हम और हमारे होटल राजमहल का बिजनेस कुछ ही दिनों में बंद पड़ जाएगा, हमें लॉस होने लगेगा, क्योंकि हम यहां कोई चैरिटी करने नहीं बैठे हैं। ये बात सुनकर मानसी अचानक से चौंक जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि मैडम इस बारे में उसकी कुछ हेल्प करेंगी, लेकिन यहां मल्लिका की बातों की धारा उल्टी तरफ से बह रही थी। विशाल भी हैरानी से दिव्या की ओर देखने लगता है, क्योंकि उसे भी मल्लिका के ऐसे बर्ताव की उम्मीद नहीं थी। आगे मल्लिका मानसी से कहती जा रही है, और मानसी, एक बात बताओ, अगर यहां मौजूद हर एक गेस्ट ऐसी बातें करता रहा तो फिर मैं तुम्हें पैसे कहां से पे करूंगी, तुम्हारी सैलरी कहां से आएगी? ये बात सुनकर मानसी का चेहरा कुछ झुक जाता है। वहीं मल्लिका आगे कहती जा रही होती है, और हां, मैं तुम्हारी भी एक बात तुम्हें रिमाइंड करा दूं, योर परफॉर्मेंस इन आवर होटल राजमहल इज नॉट अप टू द मार्क, और अब मैं यही देखना चाहती हूं कि तुम इस प्रॉब्लम को खुद से कैसे हैंडल करोगी, क्योंकि तुम्हारी परफॉर्मेंस पर ही तुम्हारे आगे का प्रमोशन और बाकी की चीजें देखी जाएंगी। कुछ देर तक खुद ही में सोचते रहने के बाद मानसी कहती है, यस मैम, आई कैन हैंडल दिस बाय एनी वे। इतना कहकर मानसी वहां से वापस उस बूढ़ी औरत के पास चली जाती है। मानसी ने ये बातें अपनी मालकिन मल्लिका से कह तो दी थी, लेकिन उसे भी ये नहीं पता था कि वो आगे उस बूढ़ी औरत से कैसे और किस तरह से बात करेगी। वहीं विशाल और दिव्या मल्लिका के इस अजीब से व्यवहार की वजह से थोड़ा हैरान रह जाते हैं, और जो कुछ भी आगे होने वाला है उसके साक्षी होने के लिए उस अकाउंट्स डिपार्टमेंट के कमरे की ओर बढ़ जाते हैं, जहां इस वक्त ये कहानी आगे बढ़ने वाली है। तो क्या होगा कहानी में आगे? क्या मानसी अपनी तरफ से उस बूढ़ी औरत के लिए कोई मदद कर पाएगी? जहां इस वक्त ये कहानी आगे बढ़ने वाली है, तो क्या होगा कहानी में आगे? क्या मानसी अपनी तरफ से उस बूढ़ी औरत के लिए कोई मदद कर पाएगी, या फिर इस कहानी में आगे कुछ ऐसा होने वाला है जिससे विशाल और दिव्या की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी? दहशत, मजबूरी और बेबसी की एक नई कहानी